हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एजुकेशन एंड लर्निंग पॉइंट। दोस्तों, ये आज का हमारा टेस्ट नंबर 35 है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है, भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है उनके द्वारा। जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है, तो वो किया जा सकता है 12 सदस्यों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जा सकता है। जो आर्टिकल हमारा 80 है, यानी कि जो आर्टिकल 80 है उसके अनुसार क्या है, आर्टिकल 80 में हमारा जो राज्यसभा के जो सदस्यों की मैक्सिमम जो संख्या होगी, अधिकतम जो संख्या होगी वो कितनी निर्धारित की गई है, वो की गई है 250 निर्धारित की गई है राज्यसभा के सदस्यों की संख्या, जिनमें से जो 12 सदस्य हैं वो राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाएंगे। और जो 238 जो सदस्य हैं, 238 जो सदस्य हैं वो राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। फिर से बता दूं मैं आपको, जो राज्यसभा के सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा, तो कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है, वो 12 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। आर्टिकल 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम जो संख्या है वो 250 निर्धारित की गई है, जिनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए गए हैं और 238 जो सदस्य हैं वो राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, 12 सदस्य। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या हमारी 2। निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग चमकदार तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, कैंडेला। कैंडेला का जो उपयोग है वो प्रयोग किया जाता है, वो चमकदार इकाई का प्रयोग किया जाता है, तीव्रता को मापने के लिए कैंडेला का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 3। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हमारे ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो कौन सा तत्व पाया जाता है हाइड्रोजन जो है वो सबसे प्रचुर मात्रा में ब्रह्मांड में पाया जाता है, और जो कि बहुत हल्का तत्व होता है हाइड्रोजन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या हमारी 4। निम्नलिखित में से किसे न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय दिया जाता है, तो न्यूट्रॉन की जो खोज का श्रेय किसे दिया जाता है, जे चैडविक, जेम्स पी जूल, ई रदरफोर्ड, जे थॉमसन। तो जो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट। जो जे चार्विक हैं इनको न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय दिया जाता है, जेम्स चार्विक को। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है हमारी 5। निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल है, इनमें से रबी की फसल कौन सी है, बाजरा, ज्वार, तूर, गेहूं। जो आंसर है इसका वो होगा ऑप्शन डी इज करेक्ट। जो गेहूं है वो रबी की फसल है, और ये कब बोई जाती है, ये बोई जाती है अक्टूबर से नवंबर के बीच में, कम तापमान में। जो अक्टूबर से और नवंबर के बीच का जो टेम्परेचर होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, सर्दियाँ थोड़ी सी शुरुआत हो जाती है सर्दियों के उस बीच में। और जो हमारा इसमें जो फसल आती है रबी की, वो कौन कौन सी होती है, वो होती है हमारे गेहूं हो गया, आलू हो गया, जौ, चना, मटर, अलसी, सरसों, ये सब रबी की मुख्य फसलें हैं। तो ये कम टेम्परेचर में होती हैं, जो कि अक्टूबर और नवंबर के महीने में थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर होता है उस बीच में होती हैं। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन डी इज करेक्ट, गेहूं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या हमारी 6। निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी काकोरी ट्रेन डकैती में शामिल नहीं था, तो इनमें से कौन सा है जो काकोरी ट्रेन डकैती में शामिल नहीं था, तो इसका आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में एक बार वीडियो को पॉज करके आंसर ज़रूर दें अपना कि इनमें से कौन से शामिल नहीं थे। तो वो नहीं थे भगत सिंह, जो थे वो काकोरी ट्रेन जो डकैती थी उसमें शामिल नहीं थे। अच्छा, ये किससे संबंधित था, ये जो ट्रेन की लूट से संबंधित मामला था, और ये कब हुआ था, ये हुआ था 9 अगस्त 1925 को हुआ था। 9 अगस्त 1925 को ये मामला हुआ था, जिसमें जो 9 अगस्त 1925 को ट्रेन काकोरी से चली थी, और आंदोलनकारियों ने इस ट्रेन को लूटने का प्लान बनाया था। जब लखनऊ के करीब 8 मील जब ये ट्रेन 8 मील की दूरी पर थी, तब उसमें जो 3 क्रांतिकारी बैठे हुए थे, उन्होंने इस गाड़ी को रुकवाया और सरकारी खजाने को लूट लिया। जो इसका आंसर है वो ऑप्शन ए इज करेक्ट, भगत सिंह इसमें शामिल नहीं थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या हमारी 7। थार मरुस्थल जैसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के रूप में भी जैसे नहीं है, ये जिसे है, माफ़ कीजिएगा यहाँ पर मिसप्रिंट है। थार मरुस्थल जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के रूप में भी जाना जाता है, पहाड़ियों के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। तो क्या स्थित है पश्चिमी किनारे पे, अरावली। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या है 8। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में सम्मिलित किया गया था,
कौन सा ऐसा शब्द है निम्नलिखित में से जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में सम्मिलित किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी इज करेक्ट। समाजवादी जो शब्द है वो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में सम्मिलित किया गया था, समाजवादी शब्द। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या है 9। निम्नलिखित में से कौन भारत में राष्ट्रीय आय अनुमान तैयार करने के लिए जिम्मेदार है? इनमें से जो कौन है जो भारत में राष्ट्रीय आय अनुमान तैयार करने के लिए जिम्मेदार है? तो वो है हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO, यानी कि इसका क्या नाम है, फुल फॉर्म क्या है इसकी? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न संख्या है 10। निम्नलिखित में से कौन चिकनकारी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध स्थान है? इसमें से इसका जो आंसर है वो क्या होगा? आप में से काफ़ी लोगों को इसका आंसर पता होगा, तो वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में प्लीज़ आंसर ज़रूर दीजिएगा। इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जो लखनऊ है वो चिकनकारी जो कढ़ाई है उसके लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध स्थान है लखनऊ। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या है 11। संविधान का अनुच्छेद 131 किससे संबंधित है? जो संविधान का अनुच्छेद 131 है वो किससे संबंधित है? वो संबंधित है हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट, सर्वोच्च न्यायालय का जो मूल अधिकार क्षेत्र है, यानी कि ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र, आर्टिकल 131 सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या है हमारी 12। निम्नलिखित में से किसने अकबरनामा की रचना की थी? तो इनमें से अकबरनामा की रचना किसने की थी? अमीर खुसरो, अकबर, अबुल फजल, बीरबल। तो जो अकबरनामा की रचना की थी वो की थी अबुल फजल ने, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या है 13। निम्नलिखित में से कौन पीर पंजाल रेंज से होकर गुजरता है और मनाली और लेह को सड़क मार्ग से जोड़ता है? निम्नलिखित में से कौन पीर पंजाल रेंज से होकर गुजरता है, मनाली और लेह को सड़क मार्ग से जोड़ता है? तो वो इसका आंसर क्या होगा? वो होगा हमारा रोहतांग दर्रा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या है 14। निम्नलिखित में से कौन एक तृतीयक आर्थिक गतिविधि है? तृतीयक आर्थिक गतिविधि है तो वो है ट्रेडिंग, तृतीयक आर्थिक गतिविधि। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 15। भारत में बायोस्फीयर रिजर्व की कुल संख्या कितनी है? भारत में जो बायोस्फीयर रिजर्व है उनकी कुल संख्या कितनी है? तो वो है हमारी 18, जो ऑप्शन बी है वो सही है, 18 है। भारत में जो बायोस्फीयर रिजर्व है उनकी कुल संख्या 18 है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए बायोस्फीयर रिजर्व होते क्या हैं। ये जो बायोस्फीयर भंडार हैं ये भौगोलिक रूप से जीव जंतुओं के प्राकृतिक भूभाग की रक्षा करते हैं और अक्सर आर्थिक उपयोगों के लिए स्थापित बफर जोनों के साथ एक या ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य को संरक्षित रखने का काम करता है। तो एक बार फिर से मैं आपको इस चीज़ को रिपीट कर दूं, ये बायोस्फीयर भंडार भौगोलिक रूप से जीव जंतुओं के प्राकृतिक भूभाग की रक्षा करते हैं और अक्सर आर्थिक उपयोगों के लिए स्थापित बफर जोनों के साथ एक या ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य को संरक्षित रखने का काम करते हैं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या है 16। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? राष्ट्रपति अपना इस्तीफा लोकसभा की अध्यक्ष को सौंपता है, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को सौंपता है, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा अपना भारत के मुख्य न्यायाधीश को सौंपता है, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री को सौंपता है। जो इसका आंसर है, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट। राष्ट्रपति जो अपना इस्तीफा है, जो रेजिग्नेशन लेटर है, वो उपराष्ट्रपति को सौंपता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है हमारी 17। तिब्बत में परिवहन के लिए निम्नलिखित में से किस जानवर का उपयोग किया जाता है? तो जो तिब्बत में परिवहन के लिए किस जानवर का उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है याक का, जो कि भैंसे जैसा जानवर, भारी सा भैंसे जैसा दिखने वाला जानवर होता है, जिसके शरीर पे काफ़ी बाल होते हैं और जिसका ज़्यादातर यूज़ तिब्बत में परिवहन के लिए यूज़ किया जाता है, याक का, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है हमारी 18। संस्कृति और सभ्यता के अध्ययन के लिए टैगोर केंद्र कहाँ पर स्थित है? जो टैगोर केंद्र है संस्कृति और सभ्यता के अध्ययन के लिए, तो वो कहाँ पर स्थित है? वो स्थित है हमारा हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश के शिमला में स्थित है टैगोर केंद्र। और ये किससे संबंधित है टैगोर केंद्र? ये संबंधित है संस्कृति और सभ्यता से संबंधित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है हमारी 19। रेतीली मिट्टी के लिए आदर्श फसल
माफ़ कीजिएगा, ये कौशल नहीं है, ये फसल है। रेतीली मिट्टी के लिए आदर्श फसल है, कौन सी फसल है वो? ये फसल है हमारी मक्का। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ये रेतीली मिट्टी में जो फसल उसके लिए अच्छी है तो वो है मक्का। अगला अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या है 20। भारत के निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण आंदोलन सीधे तौर पर पेड़ों की कटाई की रोकथाम से संबंधित है? तो वो कौन सा जो आंदोलन है जो पर्यावरण और पेड़ों की कटाई के लिए मतलब रोकथाम कैसे संबंधित था? तो वो था हमारा ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, चिपको आंदोलन। ज़्यादातर लोगों ने जिसके बारे में पढ़ा होगा, चिपको आंदोलन जो था ये कब हुआ था? ये हमारा चिपको आंदोलन जो था वो हुआ था 1973 में, 26 मार्च को। तो 1973 में हुआ था ये चिपको आंदोलन जो था, 26 मार्च 1973 को। ये पेड़ों को बचाने के लिए एक आंदोलन था। तो ये उत्तराखंड राज्य में, जब ये उत्तर प्रदेश का ही एक भाग था उत्तराखंड, तो किसानों ने वृक्ष की कटाई का विरोध करने के लिए किया था ये आंदोलन। वे राज्य के जो वन विभाग के जो ठेकेदार थे वो वनों की कटाई का ये लोग विरोध कर रहे थे और उन पर अपना परंपरागत अधिकार जमा रहे थे, जो वहाँ के ठेकेदार थे वो लोग। तो ये आंदोलन उत्तर प्रदेश के जो जिला था चमोली जिला था, वहाँ पर 1973 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो जो इसका आंसर है वो है हमारा चिपको आंदोलन। ये पेड़ों और वनों की कटाई की रोकथाम से संबंधित आंदोलन था। तो दोस्तों, आज के प्रश्नों की श्रृंखला हमारी यहीं पर समाप्त हुई और क्वेश्चन ऑफ द डे है, उत्तर प्रदेश में राज्य संस्कृति विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाना प्रस्तावित है, तो वो किसको दिया जाना प्रस्तावित है? इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर नहीं देते हैं, तो अपनी ही नॉलेज के लिए दिया कीजिए, आंसर ज़रूर देना ज़रूरी है आपके लिए। और आज के प्रश्नों की श्रृंखला हमारी यहीं पर समाप्त हुई। मिलते हैं अगले प्रश्नों की श्रृंखला में, तब तक के लिए नमस्कार।